क्लास 12 भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 विषय 8 किसान जमींदार और राज्य। अब हम लोग इसमें एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस सॉल्व को देखेंगे। आपका लिखा हुआ है, उत्तर दीजिए। लगभग 100 से 150 शब्दों में प्रश्न 1 है, कृषि इतिहास लिखने के लिए आइन को स्रोत के रूप में इस्तेमाल करने में कौन सी समस्याएं हैं? इतिहासकार इन समस्याओं से कैसे निपटते हैं? फिर से क्वेश्चंस को पढ़िए। इतना सारा टॉपिक आपने पढ़ लिया तो थोड़ी सी बारीकी से क्वेश्चंस को पढ़ने हैं और तब समझने हैं। यानी आपने एक स्रोत देखा, आइन ये अकबरी, जिसकी रचना अबुल फजल ने की थी, और अबुल फजल आइन ये अकबरी की जो रचना किया उसमें उन्होंने लगभग कृषि से संबंधित हर आंकड़े को इकट्ठा करने का प्रयास किया। ठीक है, लेकिन कुछ आंकड़े जो हैं सही पाए गए हैं तो कुछ आंकड़े गलत हैं। कुछ आंकड़े जो हैं बिल्कुल ही समानता के साथ है और कुछ आंकड़े में विषमताएं हैं। तो समानता क्या है कि राजकोषीय आंकड़ा बिल्कुल सही तरीके से दिया गया है, लेकिन जहां रही बात किसानों के मजदूरी की, उनके फसलों की कीमतों की, तो इन आंकड़ों में विषमताएं पाई गई है और इसके मापदंड इतने अच्छे से दर्ज नहीं किए गए। ठीक है, अब रही बात सारे सूबे की, तो सभी सूबों से आंकड़े एक ही शक्ल में नहीं एकत्रित किए गए। अब उदाहरण के लिए देख लीजिए, जहां कई सूबों के लिए जमींदारों की जाति के मुतालिक विस्तृत सूचनाएं संकलित की गई है, ठीक है, वहीं बंगाल और उड़ीसा के लिए इस प्रकार की सूचनाएं मौजूद नहीं हैं। कीमतों और मजदूरों की दरें, जिसकी विस्तृत सूची आइन ये अकबरी में दी गई है। ठीक है, और यह कहाँ से लिया गया है? तो साम्राज्य की राजधानी आगरा या उसके इर्द गिर्द के इलाकों से ली गई है। तो जाहिर है कि देश के बाकी हिस्से में ये केवल राजधानी वाले हिस्से का आंकड़ा प्रस्तुत कर रहा है। राजधानी से दूर वाले हिस्से में, ठीक है, इन आंकड़ों की जो है प्रासंगिकता सीमित है। मतलब नज़दीक वाले इलाके की वो आंकड़े के बारे में बतला रहा है और दूर वाले इलाके के आंकड़े के बारे में वह बिल्कुल ही नहीं बतला रहा है। ठीक है, तो आमतौर पर यह मानते हैं कि इतिहास, इस तरह की समस्याएं तब आती हैं जब व्यापक स्तर पर इतिहास लिखा जाता है और आंकड़ों के संग्रह की अधिकता से छोटी मोटी गलती होने की संभावनाएं होना आम बात है, और इससे किताबों के आंकड़ों की सच्चाई को कम करके नहीं देखा जा सकता। प्रश्न 2, 16वीं 17वीं सदी में कृषि उत्पादन को किस हद तक महज गुजारे के लिए खेती कह सकते हैं? अपने उत्तर के कारण स्पष्ट कीजिए। ध्यान देंगे कि 16वीं 17वीं सदी में दैनिक आहार की खेती पर ज्यादा जोर दिया जाता था। दैनिक शब्द का मतलब है दिन प्रतिदिन। ठीक है, जो खाने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, जो वस्तु दिन प्रतिदिन हम लोग खाने के लिए उपजाते हैं, उस पर जोर दिया जाता है। मतलब चावल है तो चावल हम प्रत्येक दिन खाएंगे, सुबह शाम खाएंगे, तो निहायत है कि हमें चावल का उत्पादन करना है। ठीक है, दाल है तो दाल का उत्पादन करना है, चना है तो चना का, गेहूं है तो गेहूं का। लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि उस काल में खेती केवल गुजारा के लिए ही की जाती थी। तो क्या था? यहां कह रहा है कि किस हद तक महज गुजारे के लिए खेती कर सकते हैं। तो लाजमी है कि जो चीज हम खाएंगे उसकी तो उत्पादन करेंगे ही करेंगे। ठीक है,
और गुजारा करने के लिए ही नहीं बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो नकदी फसल थी, जिसको बेचा जाता था, जिसको बेचकर मुनाफा कमाया जाता था। और तत्कालीन स्रोतों में जिन्स ये कामिल अर्थात सर्वोत्तम फसलें जैसे लफ्ज मिलते हैं। अब मुगल राज्य किसानों को ऐसी फसलों को खेती करने के लिए बढ़ावा देता था, क्योंकि इनसे राज्य को ज़्यादा टैक्स मिलता था। तो कौन सी फसल है? कपास का फसल, गन्ने की फसल, ठीक है, चीनी, तिलहन, दलहन, ये सभी नकदी फसल के अंतर्गत आती हैं। अब इससे पता चलता है कि एक औसत किसान की जमीन पर किस तरह पेट भरने के लिए होने वाले उत्पादन और व्यापार के लिए किए जाने वाले उत्पादन एक दूसरे से जुड़े थे। गुड। प्रश्न 3 है, कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका का विवरण दीजिए। अथवा 16वीं 17वीं शताब्दियों के दौरान मुगल साम्राज्य के अंतर्गत कृषि समाज में महिलाओं की भूमिका स्पष्ट कीजिए। प्रश्न को समझिए। तो हमने आपको पढ़ाया था कि देश की या उस वक्त की 85% जनता गांवों में रहती थी, जिनका केवल और केवल मुख्य कार्य था कृषि से संबंधित वस्तुओं का उत्पादन करना, यानी कृषि का उत्पादन करना, कृषि की पैदावार करना, ठीक है, यानी खेत के कामों में लगे रहना, बीज को बोना, अनाज को काटना, ठीक है, बीज बोया, फसल काटिए, ठीक है, फिर आप सालाना 2 फसल आप लेते हैं, उसको लीजिए, रबी और खरीफ, साथ ही साथ बीच में एक नकदी फसल भी आ जाती है। अब समझिए कि उस दौर में शिक्षा का अधिकार केवल ब्राह्मण वर्ग के पास था, केवल ब्राह्मण वर्ग के पास था। घिसे पिटे रूप में क्षत्रिय वर्ग के पास गया और कुछ बाद में वैश्य को शामिल किया गया, जिन्हें द्विज संस्कार हासिल था उसको। तो लाजमी है कि एक वर्ग बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है और उस वर्ग में महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। तो क्या है कि जो काम पुरुष करते हैं, ठीक है, कठिन कार्य, मेहनती वाला कार्य, उसमें महिलाएं उस कार्य को नहीं करती हैं, नहीं कर पाती हैं या नहीं करने दिया जाता है, ठीक है। अब पुरुष का कार्य आज आप देख लेते हैं कि हल चलाना खेतों में, ठीक है, कहीं कहीं मिट्टी लगाना होगा तो मिट्टी लगाने का काम करना, जुताई करना, ठीक है, ये सब कार्य जो है पुरुष के लिए था। तो आज भी करते हैं और उस समय भी धड़ल्ले से होता था। तो महिलाओं के कार्य क्या थे? महिलाएं दरअसल एक छोटे छोटे कुटीर उद्योग के रूप में अपना काम करती थी। मसलन बुआई करना, ये एक कुटीर उद्योग नहीं है लेकिन हम बतलाएंगे आपको। धान की बुआई करना, उसके बिचड़ा को निकालना, निराई करना, कटाई करना, फिर पकी हुई फसल का दाना निकालने में सहयोग करना, ये महिलाओं के काम थे, ठीक है। अब 16वीं 17वीं शताब्दी में ग्रामीण इकाइयों एवं व्यक्तिगत खेती का विकास होने के कारण घर परिवार के संसाधन श्रम उत्पादन को प्रमुख आधार बन गए थे, है। अब अतः महिलाओं और पुरुषों के कार्य क्षेत्र में एक विभाजक रेखा खींचना, अर्थात घर के लिए महिला का काम करना और बाहर के लिए पुरुषों का कठिन हो गया था। उत्पादन के कुछ पहलू भी थे, जैसे सूत काटना, ये छोटे उद्योग में आता है। बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करना, ये कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। गूंथना, कपड़ों पर कढ़ाई करना, ठीक है, ये सब मुख्य रूप से महिलाएं ही करती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी वस्तु के वाणिज्यीकरण के साथ साथ उसके उत्पादन के लिए महिला श्रम की मांग में भी वृद्धि होने लगती थी। किसान और दस्तकार महिलाएं न केवल खेती में सहयोग प्रदान करती थी, अपितु आवश्यकता होने पर नियोक्ताओं के घरों में भी काम करती थी
और अपने उत्पादन को बेचने के लिए बाजारों में भी जाती थी। यानी बाजार श्रम प्रधान समाज में महिलाओं को श्रम का एक महत्वपूर्ण संसाधन समझा जाता था। मजदूरी को हम श्रम कहते हैं, ठीक है। किंतु कई बार आप समझ सकते हैं कि बच्चों को जन्म देने या प्रसव के समय मृत्यु हो जाने के कारण महिलाओं की मृत्यु दर बहुत ऊंची थी। ये आपके किताब में लिखा हुआ है, ठीक है। इसको बिल्कुल आप नोट कर डालेंगे। समाज में विवाहित महिलाओं की संख्या अधिक नहीं थी, फिर भी भूमिहर भद्रजनों और जमींदारों के परिवारों में महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति के अधिकार मिले थे, ठीक है। बाकी समाज के लोगों में ऐसा नहीं था। तत्कालीन पंजाब के दस्तावेजों में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिनमें महिलाओं मुख्य रूप से विधवाओं के पुश्तैनी संपत्ति के विक्रेता के रूप में वर्णन किया गया है। ये आप अपनी बुक से लिख लेंगे देख करके, ठीक है। आपके बुक में डिट्टो इसी रूप में लिखा गया है और मैंने आपको बतला दिया है। गुड। प्रश्न 4 है, विचाराधीन काल में यानी 16वीं 17वीं शताब्दी काल में मौद्रिक कारोबार की अहमियत की विवेचना उदाहरण देकर कीजिए। तो मौद्रिक कारोबार दैट मीन्स आप समझ सकते हैं कि इस काल में जो व्यापार विकसित हुआ था, हमारे यहाँ से वस्तुओं को ले जाकर के व्यापारी लोग मध्य एशिया में बेचते थे और बदले में चांदी के सिक्के लाते थे, ठीक है। ये मौद्रिक कारोबार की अहमियत थी। शाही टकसाल में भी खुली सिक्का ढलाई की पद्धति ने भी मुद्रा व्यापार को और बढ़ाया। शाही टकसाल मतलब राजा आपने यहाँ एक पैसा छापने का टकसाल बनाया था ढालने का, तो उससे भी बढ़ा। बंगाल में आप पाएंगे कि जजमानी एक प्रथा था और इस प्रथा के अंतर्गत क्या था कि बंगाल में जमींदार लोहार बढ़ई और सुनारों तक को उनकी सेवाओं के बदले, ठीक है, इस जजमानी प्रथा के तहत भत्ता तथा रखने के लिए नकदी देते थे। और इसी काल में ग्राम यानी गांव और शहरों के मध्य होने वाले व्यापार के परिणाम स्वरूप गांव में भी कारोबार का रुपया के साथ लेन देन बढ़ने लगा, ठीक है। ग्राम समुदाय महाजनों और बंजारों के माध्यम से कस्बों और शहरों में अनाज भेजते थे और इस प्रकार ग्रामों में पैसा यानी गांव में पैसा वापस आ जाता था। देखिए, मुगल साम्राज्य के केंद्रीय क्षेत्रों में कर की गणना और वसूली भी नगद रूप में की जाती थी। किसान सुविधा और इच्छा अनुसार अनाज तथा अथवा नगद रूप में भू राजस्व का भुगतान कर सकते थे, किंतु राज्य नकद रूप में भू राजस्व प्राप्त करना बहुत अच्छा समझता था। जमींदारों ने भी मौद्रीकरण के विकास को बढ़ावा दिया। प्रोसेस देखिए आपका कैसे लिखा हुआ है, मैंने पहले ही आपको बतला चुका है। फिर भी एक जो आपको आंसर लिखने हैं आप इसको देख सकते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको डमी दिया है। मेहनत करने क्या है, इसमें आपको कॉपी लेकर के सारे क्वेश्चंस को नोट आउट कर लेना है और प्रश्न उत्तर लिखने हैं। अभी से आप मेहनत करेंगे तो आपका मेहनत बेकार नहीं जाएगा। उन सबूतों की जांच कीजिए जो ये सुझाते हैं कि मुगल राजकोषीय व्यवस्था के लिए भू राजस्व बहुत महत्वपूर्ण था। क्वेश्चन को समझिए कि उन सबूतों की जांच कीजिए जो ये बतलाता है, ये जानकारी देता है कि मुगल राजकोषीय व्यवस्था के लिए भू राजस्व बहुत महत्वपूर्ण था। तो लाजमी है किसी भी राजा के राजकोषीय व्यवस्था के लिए भू राजस्व बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यही उस शासक के साम्राज्य की शरीर का मेरुदंड होता था। अगर आपके पास रुपया ना हो, ठीक है, तो लाजमी है आप कंगाल कहलाएंगे। सेम प्रक्रिया यहां भी थी, ठीक है। अगर किसी शासक के पास राजकोष खाली हो गया तो उसका डिक्लाइन होना तय है, उसका पतन होना तय है।
और यही प्रक्रिया आप देखेंगे कि शाहजहां के बाद जो उसका औरंगजेब आता है, शाहजहां के समय में ही मुगलों की वित्तीय स्थिति गड़बड़ होने लगी थी और औरंगजेब जाते जाते तो पूरी तरह से ढर्रे पर आ गया था। और नतीजा क्या था, प्रशासनिक तंत्र तो मजबूत था परंतु वित्तीय शक्ति नहीं थी और इसी के चलते मुगल साम्राज्य का पतन का एक जिम्मेवार कारण भी माना जाता है। देखिए किस तरह से लिखने हैं, आपको अपने रूप में लिखने हैं कि ये जो था टैक्स यानी भू राजस्व किस प्रकार से वसूली किया जाता था। तो जजिया, जकात, खम्स, खिराज, व्यापार, टकसाल और अधीन राजाओं और मनसबदारों से समय समय पर होने वाले उपहार इत्यादि राजकोष में जमा किए जाते थे। एक वित्त मंत्री था जिसको हम दीवान कहते हैं। दीवान दरअसल एक वित्त मंत्री ही होता था जो संपूर्ण राज्य की वित्तीय व्यवस्था की देखरेख के लिए उत्तरदायी था और इस तंत्र में सम्मिलित था कि वित्त के साथ साथ राजस्व विभाग भी उसी के नियंत्रण में था। ठीक है, देखिए जब आपको आंसर लिखने हो मोबाइल से देख करके तो आप पॉज कर लेंगे और तब लिखेंगे। मैं आपको एक आइडिया बतला दे रहा हूँ, पॉज करेंगे तो आपका स्क्रीन रुक जाएगा, आप डिट्टो लिख लेंगे। लेकिन प्रयास करने हैं कि आपको सेम इसी तरह से नहीं लिखने हैं, जिस भाषा में मैंने आपको पढ़ाया है उसी भाषा में आपको नोट डाउन करने हैं। ठीक है, वित्त मंत्री देखिए राजा टोडरमल के सहयोग से भू राजस्व व्यवस्था का किस प्रकार उन्होंने किया था वर्गीकरण। ठीक है, और इस प्रणाली को इतिहास में दहसाला प्रबंध, आर्य दहसाला, जब्ती प्रणाली, राजा टोडरमल की भू राजस्व पद्धति इत्यादि नामों से जाना जाता है। अकबर के शासनकाल में राजस्व की दो अन्य प्रणालियां भी प्रचलित थी। तो ये भी मैंने बताया है कि गल्ला बख्श प्रणाली और एक नस्क या कनकुत प्रणाली। दहसाला व्यवस्था 1580 ईस्वी में साम्राज्य के 8 महत्वपूर्ण प्रांतों दिल्ली, आगरा, अवध, इलाहाबाद, मालवा, अजमेर, लाहौर और मुल्तान में प्रचलित की गई। दहसाला व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो भूमि की पैमाइश करना। इस प्रणाली के ऊपर लिखी गई 8 प्रांतों की समस्त कृषि भूमि का पैमाइश होता था। ठीक है, 41 अंगुल वे इलाही गज से करवाए। 41 अंगुल इलाही गज का पैमाना है। भूमि का वर्गीकरण करना। ठीक है, ये भी देख लीजिए, भूमि का वर्गीकरण आपने किया था, पोलज, प्रति, चाचर और बंजर। ठीक है, आपको पहले ही मैंने ये सारी बातें बतला दी है। पोलज का भी देख लीजिए। फिर कर को नगद रूप में कर वसूलना। ठीक है, कुछ कुछ जगहों पर कर को नगद रूप में वसूली की जाती थी, जैसे गल्ला बख्शी प्रणाली सिंध, कश्मीर, काबुल, गंधार और गुजरात में इस तरह की प्रणाली प्रचलित रही। ये आपको लिखने ही है। नस्क या कनकुत प्रणाली, ये भी आपको मैंने बतला दिया है कि ये बिल्कुल उड़ीसा और बरार में नस्क अथवा कनकुत प्रणाली का प्रचलन था। निम्नलिखित पर एक लघु निबंध लिखिए। ये आपको 250 से 300 शब्दों में लिखने हैं। आपके मुताबिक कृषि समाज में सामाजिक व आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने में, ठीक है, जाति किस हद तक एक कारक थी? क्वेश्चन को समझिए कि आपके मुताबिक कृषि समाज में, हम लोग कृषि समाज से जुड़े हुए इंसान हैं, तो सामाजिक हैसियत समझ रहे हैं कि सामाजिक हैसियत क्या होना चाहिए। तो रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शिक्षा, ठीक है, लोगों के बीच में एकता को बनाए रखना, ये सारी प्रक्रियाएं जहाँ पर एकता की बातें होती है, ये सामाजिक परंपरा है। और आर्थिक मतलब लेन देन, रुपया किसके पास कम है, किसके पास ज़्यादा है, कौन कितना धनी है, कौन कितना गरीब है, कौन कितना अमीर है ना। इस चीज़ को प्रभावित करने में, मतलब इन दोनों चीज़ों को प्रभावित करने में जाति कितना महत्वपूर्ण कारक था? तो लाजमी है कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक जाति ही था, जो सामाजिक विषमता को भी बढ़ावा दिया
और आर्थिक विषमता को भी बढ़ावा दिया। सामाजिक विषमता को कैसे बढ़ावा दिया? तो किसान खेत पर काम कर रहा है तो किसानीकरण ही हो रही है, उनके बच्चों के पढ़ाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, उनको न सुविधाएं दी गई है, ठीक है। इवन कि महिलाएं वे भी अपने कृषि उत्पादन के कार्य में लगी हुई है। तो लाजमी है कि जब शिक्षा की व्यवस्था प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो किसानी संवर्ग में जो महिला और पुरुष होंगे ये दोनों ही खेत के कामों में ही लगे रहेंगे, और तब होगा क्या कि दोनों ही हमेशा हमेशा के लिए अशिक्षित रहेंगे। उन्हें अपने कर्म के बारे में नहीं पता चलेगा कि मेरा ड्यूटी क्या है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए ये साल भर अपनी खेत के काम में ही लगे रहते थे, और साल भर को गुना कर दीजिए उसके जीवन काल में, ठीक है, तो वही जीवन काल तक वो चले गए, मर गए, खत्म हो गए। फिर उनकी पीढ़ी आई, वह भी उसी काम में लगा रहा। तो ये जाति व्यवस्था ऐसा कैंसर व्यवस्था है जिसको कि मनु ने इसको अध्यारोपित किया, ठीक है, आरोपित कर दिया, ये वर्ण के रूप में जो बांट दिया। इन्होंने एक बिल्कुल ही एटम बम के जैसा दे रखा है कि ना आपको कभी एकता के लिए प्रेरित करेगा, ना एकता में लाने देगा आपको, ना वो प्रेरित करेगा, ना एक होने देगा। तो लाजमी है, लेकिन अब उस समय की परिस्थितियों से अब बिल्कुल अलग है कि अब इस जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, ठीक है, उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। और क्या है? तो हमारे पास शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है। लेकिन इन दोनों के होते हुए भी आज हमारे समाज में फिर यही जाति विषमताएं पैदा हो चुकी हैं। तो ये बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, और इन्होंने कठोर जाति व्यवस्था ने हमारे समाज को हमेशा हमेशा से विनाश की तरफ ले गया है। अब आप कहेंगे कि दिखता कहाँ है, तो आप सर्च करें तो आपको सब जगह दिखेगा कि कहाँ आप विनाश में रह रहे हैं। उच्च जाति के लोग निम्न जातियों से घृणा करते थे। चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, संवैधानिक अधिकार है, तो अब ये प्रक्रियाएं बहुत कम हो रही है। फिर भी आपको कुछ जगहों पर आपको उच्च जाति के लोग घृणा करते हुए मिल जाएंगे, ठीक है, और उनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखते थे। आज भी देखिए किसी लेक्चरर्स की बहाली हो तो प्रायः जहाँ पर नियुक्ति का लॉबी है, जहाँ पर कॉलेजियम है, अगर वहाँ पर कोई बैकवर्ड नहीं है तो वहाँ पर फॉरवर्ड की ही नियुक्ति की जाती है, यानी ऊंचे वर्ग के लोगों को ही। तो बाकी लोग क्या हैं? अयोग्य हैं, बाकी लोग अयोग्य नहीं हैं। लेकिन इस तरह की भावना कैसे आती है? यही जातिवादी मानसिकता के कारण से, जो गलत मानसिकता है, जो संकीर्ण मानसिकता है। सवर्ण अथवा उच्च जातीय हिंदुओं द्वारा अछूत समझे जाते थे और व्यवसाय जाति के आधार पर निर्धारित किए जाते थे। समझिए, आज भी सरकार जो है ये काम कर रही है कि बढ़ई को बढ़ई कार्य के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। यूपी में नाई को नाई कार्य के लिए ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ठीक है। ये क्या चीज़ दर्शाता है हमारे समाज को कि आप जाति विशेष पर, आप जन्म आधारित विशेष पर आप किसी कार्य को ट्रेनिंग दिलाएंगे। आपने कभी ये नहीं कहा कि हम इन्हें उच्च शिक्षा के लिए, ठीक है, बेहतर स्कॉलरशिप देंगे और उच्च शिक्षा के लिए, शोध शिक्षा के लिए हम इन्हें प्रमोट करेंगे। आपने ये बातें नहीं कही, बल्कि आप वही बातें कहते हैं। चूंकि आप भी सवर्ण हैं, उच्च जाति के हैं, तो आप यही बात को ही कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर सरकार तर्क देती है क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं तो उनको रोजगार मिलना चाहिए। तो रोजगार का जरिया उनको ये लगा कि इनको अगर हर जाति का हर पेशा अगर हम अपडेट कर दें तो इनका रोजगार मिल जाएगा और ये जाति व्यवस्था में भी बने रहेंगे। देखिए तरीका देखिए कितना गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए। और यही प्रक्रियाएं भेदभाव खेतीहर किसानों को भी अनेक भाग में बांट दिया, ठीक है। खेती की जुताई का कार्य अधिकांशतः ऐसे लोगों से करवाया गया जो स्वर्ण हिंदुओं द्वारा निम्न समझे जाने वाले कार्यों को करते थे। मतलब शूद्र लोग खेती के कार्य में लगे हुए थे। शूद्र में भी दो तरह के लोग थे, एक छूत और एक अछूत, जिसको हम छुआछूत वाले वर्ग कहते हैं, ठीक है। तो जो अछूत वर्ग थे उनके साथ ऊपर वर्ण की जातियां भेदभाव नहीं करती थी, मतलब इस तरह की भेदभाव नहीं करती थी। वो टचेबल के रूप में उनके यहाँ आना जाना इस तरह का बरकरार रहता था।
संबंध। लेकिन जो छुआछूत वाले थे उनको दूर से ढपली बजाना पड़ता था उस जाति को, कि वो ढपली इसलिए बजाता था कि एक शूद्र छूत शूद्र शहर में प्रवेश कर रहा है, गांव में प्रवेश कर रहा है। तो ये बिल्कुल ही घिनौना सोच था, ठीक है, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हिंदुओं के घनिष्ठ संपर्क में रहते रहते मुसलमानों में भी जातीय भेदभावों के प्रसार होने लगे थे। मुसलमान में भी ऐसा लगता है कि भेदभाव, जातीय विषमताएं नहीं थी, ठीक है, जैसा कि यहाँ बतलाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि फिर भी जो भी हो भेदभाव होने लगी। वे न तो उच्च जातीय मुसलमानों की बस्तियों में रह सकते थे और न ही उनके साथ सामाजिक संबंध स्थापित कर सकते थे। मुस्लिम समुदायों में हलाल खुरान जैसे नीच कामों को करने वाले लोग गांव के सीमा के बाहर ही रहते थे और इसी प्रकार बिहार में मल्लाह जादाओं को निम्न जातीय समझा जाता था। देख लीजिए, ऐसा प्रतीत होता है कि मध्यकालीन भारतीय समाज में जाति, गरीबी, सामाजिक स्तर के मध्य एक प्रत्यक्ष संबंध था, तो लाजमी है, रहेगा ही, ठीक है। उदाहरण के लिए, यद्यपि ग्राम पंचायत में भिन्न भिन्न जातीय और सांप्रदायिक का प्रतिनिधित्व था, किंतु इसमें छोटे मोटे एवं नीच काम करने वाले खेतीहर मजदूरों को संभवतः कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता था। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि कृषि समाज में सामाजिक एवं आर्थिक संबंधों का निर्धारण मुख्य रूप से जाति द्वारा ही किया जाता था, ठीक है, कि फला जाति का वो काम है तो वो वही काम करेगा। 17वीं शताब्दी में मारवाड़ में लिखी गई एक पुस्तक में राजपूतों का उल्लेख किसानों के रूप में किया गया है। देखिए, राजपूतों का उल्लेख यहाँ किसानों के रूप में किया गया है, जबकि राजपूत राजा के सैनिक हुआ करते थे, ठीक है, और ब्राह्मण उसके पुरोहित, और बाकी जो बचे वो राजा की सेवा, ठीक है, यानी राजा में शामिल दोनों वर्ग के लोग हुए हैं, ब्राह्मण भी हुए हैं और राजपूत भी हुए हैं। जमींदार में ये दोनों ही वर्ग हुए हैं, ठीक है, और बाकी शूद्र लोग इनकी सेवा करने में लगे रहते थे, अपनी जान की कीमत पर, अपनी भेदभाव की कीमत पर, अपनी जातीय विषमता की कीमत पर, अभाव की कीमत पर, शोषण की कीमत पर लगे रहते थे। जरा इन चीज़ों को समझिए कि आज के हालात में इन चीज़ों को कितना बदलना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है, सर्वोपरि है, संविधान ही सर्वोपरि है, जहां भेदभाव की बात नहीं करता है। इस पुस्तक में जाटों को भी किसान बताया गया है, किंतु जाति व्यवस्था में उन्हें राजपूतों की अपेक्षा नीचा स्थान दिया गया था, जाटों को। यही देखिए, आधुनिक उत्तर प्रदेश की वृंदावन क्षेत्र में रहने वाले गौरव समुदाय, ये भी बिल्कुल जुताई का कार्य करते थे और ये अपने आप को राजपूत होने का दावा करते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं किस प्रकार इनका संपर्क और संबंध रहा। 16वीं 17वीं सदी में जंगलवासियों की जिंदगी किस तरह बदल गई, तो लाजमी है, ठीक है, किस तरह बदल गई। तो वाणिज्यिक खेती का असर जंगलवासियों की जिंदगी पर भी पड़ता था। जंगल के उत्पाद जैसे शहद, मधु, मोम और लाख, इसकी बहुत मांग थी, ठीक है, और ये समुद्र रास्ते से होने वाले व्यापार के मार्फत किया जाता था। हाथी पकड़े जाते थे, उसको बेचे जाते थे। व्यापार के तहत वस्तुओं की अदला बदली होती थी, ठीक है। कुछ कबीले भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले जमीनी व्यापार में लगे थे, जैसे पंजाब का लोहानी कबीला, इसको आपको लिखने हैं। प्रश्न संख्या 8, मुगल भारत में जमींदारों की भूमिका की जांच कीजिए। मुगल भारत में जमींदारों की भूमिका की जांच कीजिए। तो मैंने पहले ही बतला चुका है कि मुगल भारत में जमींदार जमीन के मालिक होते थे और ग्रामीण समाज में इनकी हैसियत ऊंची होती थी, ठीक है। सारी बातें वही लिखनी है,
आप देख लीजिए। मिल्कियत, प्रश्न 9 है, पंचायत और गांव का मुखिया किस तरह से ग्रामीण समाज का नियमन करते थे? विवेचना कीजिए। तो देखिए, मुखिया का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान था और पंचायत का भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान था। जस्ट लाइक एक छोटे मोटे न्यायालय की तरह अपना काम करते थे और इसमें सम्मानित बुजुर्ग लोगों को स्थान दिया जाता था और वे ही छोटे मोटे कार्य को निपटाते थे आपसी सुलह से। ठीक है। और मुखिया बुजुर्ग जो हैं तब तक मुखिया के पद पर बने रहते थे जब तक उनका विश्वास कायम होता था। जैसे ही उनका विश्वास खत्म हो गया वैसे ही वो हटा दिए जाते थे। ग्राम की रक्षा करना, स्वास्थ्य, सफाई, प्रारंभिक शिक्षा, न्याय, सिंचाई इत्यादि कार्य करने की व्यवस्था इनके ऊपर थी। उसके बाद मानचित्र कार्य आ चुके हैं। बस यहीं तक आपको सॉल्व करने हैं।